Hello everyone and welcome to the another video. In today's video I am going to discuss chapter number 7 of book Flamingo, and that is the interview written by Christopher Sylvester. This chapter is divided into parts. Part 1 deals with what is interview and what are the different views about interview of different writers. And in second part, example of interview is discussed. So let us start our video. So पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं इंटरव्यू जो पहला पार्ट है उसका डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है द फिलोसफी एंड क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरव्यूज़। इंटरव्यू की फ़िलोसफी क्या है और उसका जो क्रिटिसिज्म क्या है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन एक्सप्लोर्स द हिस्ट्री एंड वेरिड ओपिनियंस रिगार्डिंग द इंटरव्यू। जो फर्स्ट पार्ट आपके चैप्टर का है उसमें इंटरव्यू की क्या हिस्ट्री है, इंटरव्यू कब से स्टार्ट हुआ है, इंटरव्यू की हिस्ट्री क्या है, कितना पुराना है ये, और उसके रिगार्डिंग इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो है वे वेरियस अलग अलग ओपिनियंस जो विचार हैं वो क्या है, विच हैज़ बीन अ स्टेपल ऑफ जर्नलिज्म ओवर 130 ईयर्स। इंटरव्यू जो है वो लगभग 130 साल पहले जो है वो स्टार्ट हुआ था। जर्नलिज्म में इसका ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इंटरव्यू जो है वो कितने साल पहले जो है वो स्टार्ट हुआ था। द राइट आंसर इज़ 130 ईयर्स। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो है राइटर द पावर ऑफ द मीडियम। इंटरव्यू की क्या पावर है, इंटरव्यू को हम कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और क्या पावर इंटरव्यू में है। द इंटरव्यू इज़ कंसीडर्ड अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो में मैंने सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो इस चैप्टर की है उसको डिस्कस किया है। सो इंटरव्यू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू इज़ सुप्रीम सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ये सबसे अच्छा मीडियम है, सबसे अच्छा स्रोत है जिसको हम यूज करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की। टुडे द इंटरव्यूअर होल्ड अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर इम्प्रेशंस ऑफ कंटेम्प्रेरीज कम थ्रू दिस मीडियम। आज के जो मॉडर्न डे, जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें जो इंटरव्यूअर है उसकी पावर जो है वो अनप्रेसिडेंट पावर उसके पास है, उसके पास बहुत पावर है। बिकॉज हम अपने जो कंटेम्पररीज हैं, जो भी हमारे समकालीन हैं, उनके बारे में हम किसके थ्रू जान सकते हैं, इंटरव्यू के थ्रू जान सकते हैं। तो इसीलिए जो इंटरव्यूअर है उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, उस सेलिब्रिटी, उस राइटर या उस व्यक्ति के बारे में जो है वो जान सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में सिर्फ पॉजिटिव आस्पेक्ट्स ही हैं, देयर आर सम नेगेटिव आस्पेक्ट्स एज वेल इन एन इंटरव्यू। एंड व्हाट आर दीज? So let us discuss the victims of interview. The next point is the victims of interview. कुछ लोग इसके विक्टिम भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पॉजिटिव आस्पेक्ट्स ही हैं। Many famous authors despise being interviewed, viewing it as an intrusion or an insult. कई ऐसे राइटर्स हैं, कई ऑथर्स हैं जिसका चैप्टर में बताया गया है जो कि इंटरव्यू को क्या करते हैं, एक नेगेटिव आस्पेक्ट्स के मानते हैं। इंटरव्यू की नेगेटिविटी को उन्होंने दिखाया है और वो लोग क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू जो है एक इंट्रूजन है, उनकी लाइफ के अंदर बेवजह की दखल अंदाजी है, एंड इट इज़ एन असॉल्ट। वो ऐसा है इंटरव्यू कि उनके ऊपर कोई असॉल्ट किया गया है, कोई हमला जो है वो, अटैक जो है वो किया गया है। इस तरह से वो इंटरव्यू को देखते हैं। सो कौन कौन से राइटर्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू के बारे में अपने व्यूज़ रखे हैं? सो द फर्स्ट वन इज़ B.S. नायपॉल। एंड व्हाट ही सेड, V.S. नायपॉल कहते हैं फील्स दैट पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। इंटरव्यू लेने से क्या हो जाता है, V.S. नायपॉल जी बोलते हैं कि कई लोग अपने आप को वुंडेड, घायल महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ एक हिस्सा जो है उनकी लाइफ का वो उनका खो चुका है। नेक्स्ट राइटर इज लुइस कैरल। ही हैड जस्ट हॉरर ऑफ बीइंग लाइनाइज्ड एंड नेवर कंसेंटेड टू इंटरव्यूज टू अवॉइड द स्पॉटलाइट। लुइस कैरोल जो हैं वो लाइनाइज्ड होने से जो है वो घबराते हैं, लाइम लाइट में आने से घबराते हैं।
और वो इंटरव्यू का हॉरर है, उनको डरते हैं इंटरव्यू से, इसीलिए उन्होंने कभी अपनी कंसेंट जो है वो नहीं दी और वो स्पॉटलाइट जो है उसको अवॉइड करते हैं कि इंटरव्यू उन्होंने कभी अपना नहीं दिया। तो ये लुइस कैरोल के व्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ में आपसे ये कोटेशंस जो हैं वो पूछी जा सकती है, तो इन कोटेशंस को आप थोड़ा सा ध्यान से जो है वो देखें। नेक्स्ट राइटर है रुडयार्ड किपलिंग। Expressed a high condemnatory attitude, calling it immoral, a crime and cowardly। तो रुडयार्ड किपलिंग जो है वो इंटरव्यू को क्या बोलते हैं कि दिस इज़ इमोरल, ये जो है वो इमोरल है, अनैतिक है, क्राइम है ये, जैसे क्राइम को मर्डर की हमें एक सज़ा होती है, वैसे ही बोलता है कि इंटरव्यू की भी एक जो है वो पनिशमेंट होनी चाहिए। इट इज़ एज क्राइम एज अ मर्डर एंड कावर्डली, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ कावर्ड। ये डरपोकों वाला जो काम है वो इंटरव्यू को बोलते हैं। नेक्स्ट राइटर इज H.G. वेल्स, रेफर्ड टू इट एज एन इंटरव्यूइंग ordeal दो ही वॉज अ फ्रीक्वेंट इंटरव्यू हिमसेल्फ। तो H.G. वेल्स जो है वो इंटरव्यू को क्या रेफर करते हैं, इट इज़ इंटरव्यूइंग जो है वो ordeal है। इट इज़ ordeal मीन्स टफ वर्क, कोई भी कठिन परीक्षा जिसको हम बोलते हैं। तो इंटरव्यू जो है बहुत ही टफ एक काम है। हालांकि उन्होंने बहुत सारे राइटर्स का खुद जो है वो इंटरव्यू किया है। नेक्स्ट राइटर सॉल विलो। सॉल विलो डिस्क्राइब्ड द सेंसेशन ऑफ बीइंग इंटरव्यूड एज थंब प्रिंट्स ऑन हिज बेंड पाइप। तो सॉल विलो ने इंटरव्यू को कैसे डिस्क्राइब किया है, इंटरव्यू इज जस्ट लाइक अ थंब प्रिंट्स ऑन हिज बेंड पाइप, जैसे कि आपकी बेंड पाइप जो है, श्वसन नली जो है, उसके ऊपर जैसे किसी के थंब प्रिंट्स जो हैं, अंगूठे के निशान पड़ गए हैं, मीन्स कि वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू से घबराते थे और उनको भी लगता था कि दिस इज़ एन इमोरल और इंट्रूजन इन वंस लाइफ। सो ये सभी राइटर्स जो हैं वो पार्ट 1 में हमने जो है वो चैप्टर के डिस्कस किया है। नेक्स्ट है कल्चरल बिलीफ एट द एंड ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 के एंड में जो है ये भी बताया गया है पार्ट की जो कल्चरल बिलीफ है रिगार्डिंग इंटरव्यू वो क्या है। इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, पुराने कल्चर्स जो हैं, प्रिमिटिव पुराने कल्चर, प्राचीन कल्चर में क्या माना जाता था इंटरव्यू को, पीपल बिलीव दैट टेकिंग अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट वाज इक्विवेलेंट टू स्टीलिंग दैट पर्सनस सोल। क्योंकि इंटरव्यू जो है 130 ईयर्स से स्टार्ट हुआ, उससे पहले इंटरव्यू नहीं होते थे। तो उस समय जो है वो क्या विचारधारा, एक बिलीफ जो है वो थी कि जब हम ये मानना जाता था कुछ एक प्रिमिटिव पुराने कल्चर में कि अगर हम किसी की फ़ोटोग्राफ खींचते हैं, किसी की पोर्ट्रेट बनाते हैं, फ़ोटोग्राफ खींचते हैं, तो इक्विवेलेंट है, वो बराबर है, किसके बराबर, कि ऐसे लगता था जैसे उस पर्सन की हमने सोल जो है, आत्मा जो है, उसको क्या कर लिया है, स्टील कर लिया है, चुरा लिया है, उसके अंदर से कुछ निकाल लिया है। तो ऐसा माना जाता था अगर हम किसी की फ़ोटोग्राफ खींचते थे। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन, जिसमें कि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, व्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स के क्या रहेंगे इसके रिगार्डिंग, तो इसकी बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि अम्बर्टो इको का इंटरव्यू है, जो कि लिया गया था मुकुंद पद्मनाभम के द्वारा। सो पार्ट 1 इज़ द इंटरव्यू विद अम्बर्टो इको। The second part is an excerpt from an interview between Mukund Padmanabham and Umberto Eco, a famous Italian scholar and novelist. So दूसरा पार्ट जो है वो एक एक्सर्प्ट है, एक्सर्प्ट मीन्स पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का हिस्सा। तो एक इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू लेने वाला है इंटरव्यूई, दैट इज़ मुकुंद पद्मनाभम फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। इसको आप लोग याद रखें कि इंटरव्यू लेने वाला कौन है, इसका नाम पूछा जा सकता है, मुकुंद पद्मनाभम। एंड हु इज़ द इंटरव्यूअर, Umberto Eco. And who is Umberto Eco? Umberto Eco was a famous Italian scholar and novelist. Umberto Eco की नेशनैलिटी जो है वो भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो Umberto Eco जो है उनकी नेशनैलिटी क्या है, वो एक इटालियन राइटर हैं, इटालियन नॉवेलिस्ट हैं। इसको भी आप थोड़ा सा देख लें। नेक्स्ट इस जो पार्ट है पार्ट 2, उसमें Umberto Eco जो है राइटर, उनका एक इंटरव्यू लिया गया है और वो कुछ एक इम्पोर्टेंट
जो एस्पेक्ट्स हैं वो शेयर करते हैं अपने। तो फर्स्ट वन इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंटरस्टिसिस। इंटरस्टिसिस की बात करते हैं कौन? अम्बर्टो इको। तो इंटरस्टिसिस का कंसेप्ट क्या है इसको हम देखते हैं। इको एक्सप्लेन्स हिज इमेंस प्रोडक्टिविटी बाय रिवीलिंग दैट हिज सीक्रेट ही वर्क्स इन द एम्प्टी स्पेसेस और इंटरस्टिसिस ऑफ टाइम। इको जो है वो बताते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी मीन्स कि वो इतना ज़्यादा कैसे लिख पाते हैं। जब मुकुंद पद्मनाभ हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इतना ज़्यादा इतने कम समय में कैसे लिख पाते हैं, तो अम्बर्टो इको उनको बताते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी का जो सीक्रेट है दैट इज़ एम्प्टी स्पेसेस। कि वो एम्प्टी स्पेसेस, खाली समय जो रहता है हर एक इंसान की लाइफ में, जो खाली समय रहता है, अम्बर्टो इको उसका यूज करते हैं। एंड अम्बर्टो इको कॉल्स दिस एम्प्टी स्पेस, टर्म्ड दिस एम्प्टी स्पेसेस एज इंटरस्टिसेस। और इसको जो है अम्बर्टो इको एक पर्टिकुलर टर्म देते हैं दैट इज इंटरस्टिसेस। इंटरस्टिसेस स्टैंड्स फॉर एम्प्टी स्पेसेस। सो इसको आप याद रखें। ही यूजेज द एनोलॉजी ऑफ एन एलिवेटर। वो एक एलिवेटर का एग्जाम्पल देते हैं। एलिवेटर, वाइल वेटिंग फॉर समवन टू अराइव फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू द थर्ड ही हैज़ ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। वो एलिवेटर का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे मैं एम्प्टी स्पेसेस या इंटरस्टिसेस जो है उनका अपनी लाइफ में यूज करता हूँ। कि वो बोलते हैं कि सपोज कीजिए आप एक एलिवेटर, एक लिफ्ट में मेरे पास आ रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू थर्ड फ्लोर, लिफ्ट में एक आ रहे हैं। तो जब तक बोलता है कि आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर मेरे घर पे, मेरे रूम पे पहुंचते हैं, तो इतनी देर में मैं एक आर्टिकल जो है वो लिख लेता हूँ। इस तरह से वो बोलते हैं कि मैं एम्प्टी स्पेसेस जो है, इंटरस्टिसेस जिसको उन्होंने बोला है, उनका यूज अपनी जो राइटिंग है उसमें करता हूँ। इसीलिए आई हैव लॉट ऑफ टाइम टू राइट समथिंग, द आर्टिकल और नॉवेल्स और वट एवर। नेक्स्ट इज यूनिक नैरेटिव स्टाइल। अब अम्बर्टो इको को जब राइटर पूछते हैं तो वो उनका जो नैरेटिव स्टाइल है दैट इज़ यूनिक, मीन्स दैट इज़ नॉट ट्रेडिशनल मेथड वो यूज़ नहीं करते हैं। तो उसके बारे में बताया गया है कि उनका जो नैरेटिव स्टाइल है वो यूनिक क्यों है, क्या है। इकोज एकेडमिक वर्क इज़ नॉट ड्राई एंड बोरिंग। इको के जो वर्क्स हैं, एकेडमिक वर्क्स जो हैं, वो ड्राई या बोरिंग नहीं है जिनको पढ़ के आप बोर हो जाएंगे। ही टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज रिसर्च। उन्होंने कैसा नैरेटिव स्टाइल यूज़ किया है अपनी राइटिंग में? लाइक अ स्टोरी मेथड। कि वो अपनी जो रिसर्च है, अपने जो वर्क्स हैं, उसको एक स्टोरी की तरह जो है वो नरेट करते हैं। इंक्लूडिंग हिज ट्रायल्स एंड एरर। अपनी जो ट्रायल्स एंड एरर है, कौन कौन सी वो गलतियाँ करते हैं ट्राई करने में, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया है अपने वर्क्स में। विच गिव्स हिज स्कॉलरली राइटिंग अ प्लेफुल एंड प्रोफेशनल क्वालिटी। और इस जो नैरेटिव स्टाइल है, इससे उनकी जो राइटिंग्स हैं, जो वर्क्स हैं, उनको एक बहुत ही प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी जो है वो मिलती है। सो दिस इज़ द राइटिंग स्टाइल ऑफ अम्बर्टो इको। यूजेस नैरेटिव स्टाइल, स्टोरी मेथड। नेक्स्ट, एकेडमिक आइडेंटिटी। वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं कि क्या वो एक नॉवलिस्ट हैं या प्रोफेसर हैं या एकेडमिक राइटर हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है। तो नेक्स्ट है एकेडमिक आइडेंटिटी क्या है। डिस्पाइट हिज ग्लोबल फेम एज द ऑथर। क्योंकि ग्लोबली जो है पूरे विश्व में जो अम्बर्टो इको हैं वो किस लिए फेमस है? एज अ ऑथर, एक राइटर के तौर पे वो फेमस हैं। ऑफ नॉवल द नेम ऑफ द रोज। ये एक नॉवल है जिसको लिखा है अम्बर्टो इको ने। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल द नेम ऑफ द रोज, तो आप बताएंगे कि अम्बर्टो इको इज़ द ऑथर ऑफ नेम ऑफ द रोज। इको आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ प्राइमरली एज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। इको जो है वो अपने आप को एक राइटर नहीं बताते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आई एम अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, जो कि संडे के दिन जो है वो नॉवल लिखता है। एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि ऑन विच डे अम्बर्टो इको यूज टू राइट नॉवेल्स, एंड द आंसर इज
संडेज की। अम्बर्टो इको एक राइटर नहीं है, वो क्या है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं जो कि संडे के दिन जो है वो नॉवेल्स लिखते हैं। ही प्रेफर्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस ओवर मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब, और यही रीज़न है कि वो पेन क्लब की मीटिंग को उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि एकेडमिक जो कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट की जाती है यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं पे, तो उनको वो ज़्यादा प्रेफर देते हैं, बिकॉज ही वॉज फर्स्ट एकेडमिशियन और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर देन अ राइटर। तो ये भी चैप्टर में अम्बर्टो इको में बताते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट जो है चैप्टर का, उसमें जो उनका नॉवल है नेम ऑफ द रोज, उसकी जो वो नॉवल क्यों फेमस हुआ, वाई दिस नॉवल इज़ सो फेमस, इसकी इतनी सारी कॉपीज़ जो हैं वो सोल्ड आउट हुई थी, तो उसके बारे में बताया गया है चैप्टर के अंदर। एंड द रीज़न इज स्टिल अ मिस्ट्री, द मिस्ट्री ऑफ द नेम ऑफ द रोज। द नॉवल इज़ अ सीरियस पीस ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडाइवल हिस्ट्री। तो नॉवल जो है वो किसके साथ डील करता है, द नेम ऑफ द रोज जो नॉवल है, दिस इज़ अ सीरियस पीस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इन्वॉल्विंग मेटाफिजिक्स की इसमें बात की गई है, थियोलॉजी की बात की गई है, थियोलॉजी स्टडी ऑफ रिलीजन, जिसमें हम रिलीजन को स्टडी करते हैं। मेटाफिजिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिलोसफी, जिसको तत्व मीमांसा बोला जाता है, जिसमें के ट्रुथ और अदर जो हैं उसके बारे में स्टडी की जाती है। तो द नेम ऑफ द रोज जो नॉवल है वो डील करता है मेटाफिजिक्स के साथ एंड थियोलॉजी के साथ, एंड इट ऑल्सो डील्स विद मेडाइवल हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री के साथ भी डील करता है। While publishers and journalists are puzzled by its mass success, Eco believes its timing was a mystery. जो पब्लिशर्स हैं उनके लिए आज भी ये चीज़ जो है, और पब्लिशर्स एंड जर्नलिस्ट जो हैं उनके लिए आज भी ये क्लियर नहीं है, ये पजल्ड है कि क्यों ये जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज़ वो इतना सक्सेसफुल हुआ। लेकिन इको इसकी सक्सेस का रीज़न क्या मानते हैं, इको कहते हैं कि इसकी जो सक्सेस है दैट इज़ मिस्ट्री, उनको खुद नहीं पता कि वो क्यों इतना सक्सेस हुआ। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है अबाउट दिस नॉवल इज़ दैट द टाइमिंग ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नॉवल, इस नॉवल को जिस समय पब्लिश किया गया वो रीज़न था इस नॉवल की बहुत ज़्यादा सक्सेस का। ही नोट्स दैट इफ़ ही हैड रिटन इट 10 years अर्लियर और लेटर, और इको ये भी मानते हैं कि अगर उन्होंने ये नॉवल द नेम ऑफ द रोज़ 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखा होता, इट वुड नॉट हैव हैड द सेम इम्पैक्ट। तो इस नॉवल का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट प्रभाव जो है वो नहीं रहता, क्योंकि मुकुंद पद्मनाभन जो है वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि देयर आर plenty of works that deals with metaphysics, theology and medieval history, but what is the reason behind the huge success of this novel, your novel that is the name of the rose? And Eco says that I also don't know how, what is the reason of huge success of this novel, it is still a mystery, but Eco believes that the time of the publication of this novel is the main रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ दिस नॉवेल। सो यहाँ पर जो है वो चैप्टर आपका ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स थे वो यही हैं। फर्स्ट पार्ट को हमने अच्छे से डिस्कस किया, जिसमें इंटरव्यू के रिगार्डिंग डिफरेंट राइटर्स के जो व्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया गया है, और सेकंड पार्ट में एक इंटरव्यू का एग्ज़ाम्पल जो है जो कि अम्बर्टो इको का था उसको डिस्कस किया गया है। सो ये चैप्टर जो है वो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम कुछ असेसमेंट क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करते हैं, उनको देखते हैं, एंड ऑल्सो सम ऑफ द MCQs कि हमने अब तक क्या डिस्कस किया है, आप लोगों को क्या थोड़ा सा समझ आया है, तो थोड़ा सा असेसमेंट हम देखते हैं। और ये क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ पॉजिटिव व्यूज़ ऑन इंटरव्यूज़। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट्स what are some of the positive views on interview? So positive aspects क्या है इंटरव्यू के, interviews are seen as a source of truth. So the first
Positive aspect is that interview is the source of truth and a way to get a deep personal insight. Deep personal information we get through interview into a person's life and thought. They are considered a supreme medium of communication. And another positive aspect of interview is that it is द सुप्रीम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा मीडियम जो है वो क्या है? इंटरव्यू है. एंड इंटरव्यू ऑल्सो ब्रिंग्स अस क्लोजर टू द सेलिब्रिटी. सेलिब्रिटी के क्लोज हमें ये लेकर जाता है, उनके बारे में हमें बताता है. सेलिब्रिटीज लाइक विराट कोहली और एनी अदर एक्टर और क्रिकेटर और फुटबॉलर. So this is the first question. Next is why celebrity writers despise being interviewed. कुछ एक राइटर्स, कुछ एक सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको इंटरव्यू देना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ हैं जो कि इससे हेट करते हैं, इंटरव्यू देना पसंद नहीं है. तो बोलता है कि क्या रीज़न है कि वो हेट करते हैं इंटरव्यू देने से, उनको क्यों नफ़रत है, क्यों पसंद नहीं है कि इंटरव्यू देना. सो मैनी राइटर्स फील दैट इंटरव्यूज़ आर इंट्रूसिव एंड इमोरल. कुछ एक राइटर, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि some writers think that interview is an intrusion, unwanted intrusion है, बेवजह की दखलंदाजी है, and it is act of immorality, immoral है ये. They also believe it is like a thumbprints on their windpipe. Solvilo के जो कोटेशन है कि ये thumbprints हैं on the windpipe or a wound, कई जो हैं उससे घायल अपने आप को महसूस करते हैं. that diminishes their private life. और इंटरव्यू जो है वो क्या करता है? इट ऑल्सो डिमिनिशेस देयर प्राइवेट लाइफ. उनकी प्राइवेट लाइफ को क्या कर देता है? सभी के सामने रख देता है, वो उसको रिवील कर देता है. एंड स्टील्स अ पार्ट ऑफ देयर सोल, जो कि हमने डिस्कस किया था. किसी की पोर्ट्रेट जो हम लेते हैं प्रिमिटिव कल्चर में, तो ऐसे लगता है उनकी सोल जो है, आत्मा उनसे छीन ली गई हो. तो दिस इज़ द रीज़न दैट सम राइटर्स डिस्पाइज ऑफ बीइंग इंटरव्यूड. Next question is chief source of information. The question will be who in today's time is the chief source of information. So the answer is in today's world the interviewer is the chief source of information. Interview जो है वो information का chief source है. Through their questions we learn almost everything. उनके जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चन करेगा, और उसके क्वेश्चन का जब कोई सेलिब्रिटी, कोई राइटर आंसर करता है तो उसकी लाइफ के बारे में हमें सब कुछ पता चल जाता है. सो इंटरव्यू इज़ द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन टुडेज वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इको फाइंड्स टाइम टू राइट सो मच. इको जो है उनको राइटिंग के लिए इतना सारा टाइम कैसे मिलता है? We already discussed this. Umberto Eco uses interstices, the small empty spaces in our life. तो जो हमारी लाइफ में स्मॉल एम्प्टी, छोटे छोटे जो एम्प्टी स्पेसेस रहते हैं, खाली समय जो रहता है, उनको अम्बर्टो इको यूज़ करते हैं. और इसके लिए उन्होंने कौन सी टर्म यूज़ की है? इंटरस्टिसेस, जो कि हमने डिस्कस की है. सो अम्बर्टो इको यूजेस दैट दीज इंटरस्टिसेस in his writing. For example, while waiting for an elevator to come down, he uses those few minutes to work on his creative ideas. जो उन्होंने एनालॉजी यूज़ की थी एलिवेटर की, उसका एग्जाम्पल आप आंसर में लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कैन ask you in your exam is how Eco pursue his interests in academics जो है उसमें इको अपने इंटरेस्ट को कैसे परसू करता है, कैसे लाता है. इको इंटीग्रेट्स हिज फिलोसॉफिकल एंड एकेडमिक इंटरेस्ट्स इनटू एवरीथिंग ही राइट्स. जो भी अम्बर्टो इको लिखते हैं उसमें वो अपने फिलोसॉफिकल और एकेडमिक इंटरेस्ट जो हैं, जो चीज़ें उनको पसंद है, उनको वो इन्वॉल्व करते हैं. वेदर ही इज़ राइटिंग अ चिल्ड्रंस बुक और अ नॉवल, चाहे वो बच्चों की बुक लिखे, कोई चिल्ड्रंस बुक लिखें या कोई नॉवेल्स लिखें, लाइक द नेम ऑफ द रोज, ही ऑलवेज इंक्लूड्स थीम ऑफ एथिक्स. वो अपनी राइटिंग में एथिक्स की थीम को इंक्लूड करते हैं, पीस की थीम को इंक्लूड करते हैं, एंड स्कॉलरली रिसर्च को इंक्लूड करते हैं. एंड इसके साथ साथ उनका जो राइटिंग स्टाइल है, जो नैरेटिव स्टाइल है, इन अ स्टोरी मेथड
वो जो है वो अपनी राइटिंग में यूज करते हैं। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट questions. Now let us move to some multiple choice questions, MCQs. So first question is, who described the interview as thumbprints on his windpipe? Option A, B.S. Naipaul. Option B, Saul Bellow. Option C, Rudyard Kipling. Option D, H.G. Wells. So the right answer is Saul Bellow. Saul Bellow ने ये कोटेशन जो है वो इंटरव्यू के रिगार्डिंग दी है। Next question is, what does Umberto Eco call the empty spaces in our lives? हमारी लाइफ में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनको इको जो है वो कौन सी टर्म से एड्रेस करते हैं? इंटरवल्स, इंटरस्टिसेस, वैक्यूम्स एंड इंटरमिशंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटरस्टिसेस उनको बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड अम्बर्टो इको पब्लिश द नेम ऑफ द रोज? 1976, 1980, 1859, 2001। सो चैप्टर की जो डिटेल है, लेसन की डिटेल लेसन जो है बुक में, उसमें ये आंसर दिया है 1980 में ये नॉवल पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, हु इज क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर? राइटर ऑफ दिस लेसन। फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ एन इंटरव्यू बीन अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म? कितने सालों से इंटरव्यू जो है वो जर्नलिज्म में इसका जो ट्रेंड है वो बड़ा है, कितने टाइम से यूज हो रहा है? 50 ईयर्स, ओवर 130 ईयर्स, 200 ईयर्स, 10 ईयर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओवर 130 ईयर्स। चैप्टर की फर्स्ट लाइन में जो है ये बताया गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड लुइस कैरोल रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड? लुइस कैरोल जो है वो इंटरव्यू देने से मना क्यों करते हैं? ही वॉज टू बिजी, ही कंसिडर्ड इट इमोरल, ही हैड अ हॉरर ऑफ बीइंग लियनाइज्ड and he didn't like journalists. The right answer is option C, he had a horror of being lionized. उनको स्पेशल फील होने से जो है वो डर लगता था, इसीलिए वो क्या करते थे, इंटरव्यू नहीं दिया जाता था, देते थे। सो दीज आर सम MCQs एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेसन दैट वी discussed here. So before going to your exam, watch this video and note down each and every important aspects इस वीडियो में, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है उनको डिस्कस किया है जिनको कि आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अनदर चैप्टर which will definitely going to help you in your exam. If you like the video, please share it with others and also subscribe my channel and also hit the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. Thanks for watching.